नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जुट रहे होंगे। तो लगे रहिए पढ़ाई में। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो कुछ पालोगे, नहीं तो भाई परेशान होगे। तो हम कर रहे हैं समसाम की घटना चक्र का जीएस दृष्टि में भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी हम कर रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आज हम पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के और भाग कौन सा है? 4 के। भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में है मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, ये 11 कर्तव्य हैं। तो देखते हैं एक एक करके। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कि भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है क्या? पहला है कि भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह पहला कर्तव्य है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, जो उच्च आदर्श थे, उनको अपने मन में संजोए रखे तथा उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो जो भारत की संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा क्या है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे तथा आह्वान करने पर जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए। चलिए, पांचवा कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो यह है पांचवा कर्तव्य। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो सामाजिक जो संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसके परिरक्षण करे। सातवां कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे वन, झील, नदी है, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाए और हिंसा से दूर रहे। यह है नौवां कर्तव्य। 10वां कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यह है 10वां। और लास्ट है 11वां कर्तव्य, जो माता पिता या संरक्षक हैं, जो माता पिता या संरक्षक हैं, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या यथास्थित अपने पाल्य को या जिनको वो पालते हैं को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये है 11वां कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है 11 कर्तव्य, मूल कर्तव्य है जो भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं मूल कर्तव्य। कुल संख्या इनकी 11 है। प्रेरणा स्रोत, पूर्व सोवियत
संघ या वर्तमान का जो रूस है वहां से लिए गए हैं। तो अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो रूस या सोवियत संघ से लिए गए हैं। अनुशंसा, किसकी अनुशंसा पर ये शामिल किए गए? जो सवर्ण सिंह समिति है उसकी अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और इनको जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान में उल्लेख भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। तो संविधान में कहां पर वर्णित है? ये भाग 4 क के 51 क अनुच्छेद में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। संविधान में प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 52 से 62। तो राष्ट्रपति का वर्णन या राष्ट्रपति के प्रावधान कहां पर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं अनुच्छेद 52 से 62 में दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में। चलिए अब देखते हैं डिटेल में राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 62, नीचे से शुरू कर रखे, नीचे से देखते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति में शक्तियां निहित होंगी। जो संघ की समस्त जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो है अनुच्छेद 55 में। चलिए अनुच्छेद 56 भारत के पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख। तो राष्ट्रपति की अवधि क्या होती है पद पर रहने की? तो 5 वर्ष। जिस दिन से पद ग्रहण किया है उस दिन से 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। ये है अनुच्छेद 56 में। तो कार्यकाल अनुच्छेद 56 में क्या है? कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन की योग्यता। पुनर्निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। तो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या है? वो है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किसमें है? अनुच्छेद 59 में। कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए, वो है अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। चलिए अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। तो राष्ट्रपति के चुनाव कराने का समय या पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 62 में दिया गया है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रपति 52 से 62 में। तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति के
कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदा अवधि, जो पद ग्रहण करता है उससे 5 साल तक, उस तारीख से 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किसमें है? अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें दी गई हैं, वो है अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको चुनाव कराने के लिए जो समय की जो जानकारी दी गई है, या जो रिक्त राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए जो चुनाव कराने की जो शर्तें हैं या जो प्रक्रिया है, वो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 62 में दी गई है। और अनुच्छेद 72 किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, पर किसके लिए है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 तो अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है अनुच्छेद 72। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन विधि, निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन की विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है और गुप्त मतदान होता है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों बातें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है और इसमें गुप्त मतदान होता है। ये होती है निर्वाचन की विधि। उसके बाद है निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो संसद के दोनों सदन हैं कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्य। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचन मंडल मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के तथा केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि उसका विधानसभा अभी प्रस्तावित है, विधानसभा प्रस्तावित है। तो जो परिसीमन आयोग है जो बनाया गया है, जो कोई रंजना गोसाई ऐसे कुछ नाम करके है, जो जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग हुआ गठित किया गया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? कोई रंजना है, कोई रंजना, जो उत्तराखंड में भी जो लोकपाल लाने की तैयारी कर, सॉरी लोकपाल नहीं, जो उत्तराखंड में समान सिविल संहिता के लिए जो समिति गठित की गई है उसकी भी अध्यक्षता कौन कर रही है? जो रंजना है, रंजना गोसाई ऐसा कुछ नाम करके है, वो कर रही है। और जो जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है उसकी अध्यक्षता भी वही कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित विधानसभा सीटें कितनी रखी गई है? 90 रखी गई है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो प्रस्तावित है, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन है, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद नहीं लेती है, विधानसभा लेती है, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। तो राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं क्या है? मतलब कि अर्हताएं का मतलब हो गया कि योग्यताएं मान लो।
योग्यताएं, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं या योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगर ये भी ना आए, इसकी जगह ये भी दे सकता है कि राज्यसभा के निर्वाचित होने योग्य शर्त पूरी करता हो। तो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। राज्य केंद्र स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो, तो राष्ट्रपति के पद के लिए ये शर्तें होनी चाहिए कि वह कोई लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ के पद पर, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं या अर्हताएं। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन, उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या। जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसके प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 निर्वाचक, सांसद या विधायक होने चाहिए। कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। निर्वाचक मतलब सांसद या विधायक 50 होने चाहिए कम से कम। जमानत राशि 15,000 रुपए। जमानत राशि कितनी होगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए? 15,000 रुपए। जमानत राशि की जब्ती, जमानत राशि कब जब्त हो जाएगी? जब कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करते हैं। जब कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करेगा उम्मीदवार, तो उसकी जमानत राशि जो 15,000 रुपए है वह जब्त कर ली जाएगी। तो यह है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद कब कब और किन स्थितियों में रिक्त हो सकता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है। उसकी मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, या सुप्रीम कोर्ट जो निर्वाचन हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए उसको अवैध घोषित कर दे तो भी राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे दे तो भी पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा। जो उपराष्ट्रपति को क्या कहते हैं? राज्यसभा सभापति। चलिए तो ये हो गया राष्ट्रपति के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव देखते हैं कैसे आता है, क्या होता है, क्या नहीं, देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसमें दिया गया? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। कारण क्यों आ सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लाया जा सकता है। पारित, चलो ऐसे नंबर वाइज पढ़ देते हैं। नोटिस, प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा किसको? राष्ट्रपति को। तो अगर प्रस्ताव लाया जाएगा महाभियोग का तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। तो ये पूछता है कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा? 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का। तो जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के जो कुल सदस्य हैं उनका कम से कम 1/4 सदस्यों का उस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी प्रस्ताव पास जो आएगा सदन में। तो कितना? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग लाने के लिए। और महाभियोग जो हटाने के लिए 2/3 का हस्ताक्षर होने चाहिए। लाने के लिए 1/4 सदस्यों का और हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का। ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी सदन में लाया जाए। उसके बाद प्रस्तुत, जो महाभियोग प्रस्ताव है वो किसमें प्रस्तुत किया जाएगा? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। पारित, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए।
तब यह लागू होगा। तो देख लिया महाभियोग के बारे में, जल्दी से एक बार फिर से सुन लो क्या क्या होता है। महाभियोग का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 61 में। कारण राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करना, तो महाभियोग आ सकता है। नोटिस 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए। नोटिस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? जिस सदन में आएगा उसके कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। प्रस्तुत किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और पारित कैसे होगा? सदन के संसद के जो दोनों सदन हैं उनके द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होगा। महाभियोग प्रस्ताव 2/3 सदस्य संख्या या 2/3 बहुमत से पास होगा महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। शक्तिमान राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां देखते हैं राष्ट्रपति की। संघ की कार्यपालक शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, अनुच्छेद 53 में हमें पढ़ के आए अभी। संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अनुच्छेद 53 के तहत। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, अनुच्छेद 77 के द्वारा। तो जितने भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 77 के तहत। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर, जो राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्ति हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर, यह भी राष्ट्रपति करता है। कार्यकारी शक्तियों में आती हैं राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां कार्यकारी शक्तियों में आती हैं, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उनको छोड़कर। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना, तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना तथा उनका प्रशासन करना ये किसकी कार्यकारी शक्ति है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। चलिए अब देख लेते हैं विधायी शक्ति राष्ट्रपति की। संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना एवं विघटन करना। संसद का जो सत्र है उसे शुरू करना, उसको खत्म करना और उसका विघटन करना। आहूत करना, सत्रावसान करना। आहूत करना मतलब सत्र को शुरू करना, सत्रावसान करना मतलब सत्र को खत्म करना, और विघटन करना मतलब कि लोकसभा का विघटन। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 85 में दिया गया है। सदन को भंग करना, यह भी अनुच्छेद 85 में दिया गया है। संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है? अनुच्छेद 87 में। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है? अनुच्छेद 87 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, अनुच्छेद 108 में। कोई विभेद हो जाए या किसी कारण से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। और जो ये संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 से, ये 108 वाला ध्यान रखना, संयुक्त बैठक 108 में बुलाता है राष्ट्रपति। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में, विधेयकों पर अनुमति देता है अनुच्छेद 111 में। अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में। ये शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है, कौन सी? अध्यादेश जारी करने की। कौन से अनुच्छेद से? 213 से, ध्यान रख लेना ये। तो राष्ट्रपति के पास 123 से और राज्यपाल के पास 213 से, 123 से 213 बन गया। चलिए, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से। चलिए, न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो अन्य और किसी की नियुक्ति करेगा तो वो कौन सी होगी? कार्यकारी शक्ति हुई। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हुई कौन सी? जो अन्य किसी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति वो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यह है न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 43 में, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है अनुच्छेद 143 में। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, और इसमें इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसे देने के लिए बाध्य होता है।
तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस में ले सकता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 143 में। और राष्ट्रपति की आकस्मिक शक्तियां कौन सी हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में, वित्तीय आपातकाल लगता है 360 में। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो धन विधेयक है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही संसद में पेश किया जाएगा। और ये किस में है? अनुच्छेद 110 में। जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो संसद में प्रस्तुत किया जाएगा अनुच्छेद 110 के तहत। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट पेश करवाना, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट पेश करवाता है कौन? राष्ट्रपति करवाता है। किससे? वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री से बजट पेश करवाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। तो क्या बजट संविधान में कहीं लिखा हुआ है? तो बजट शब्द का वर्णन संविधान में कहीं नहीं मिलता। किसका वर्णन मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है। संविधान में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट कहीं नहीं लिखा। कहां पर है? अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। और धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जाता है अनुच्छेद 267 में। आकस्मिक निधि 267 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। अगर वित्त आयोग पूछे तो किसमें है? अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अब देखते हैं अन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां। अंतरराष्ट्रीय संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय जितने भी संधि समझौते हैं, मोदी जी जाते रहते हैं बाहर, समझौते करते हैं, ये प्रश्न जो इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ऐसा 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 है, तो ये किसके नाम से होते हैं? ये सब बिल राष्ट्रपति के नाम पर ही फटते हैं। ये सब के सब बिल राष्ट्रपति के नाम पर ही फटते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, जो तीनों सेनाएं हैं भारत की, उनका मुख्य, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि राष्ट्रपति होता है। राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना। जो राजदूत भेजते हैं वे राजदूत या उच्चायुक्त भेजते हैं, कौन भेजता है? राष्ट्रपति। और जो विदेश के राजदूत हमारे देश में है उनका स्वागत करना किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। चलिए ये देखते हैं भाई राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल अनुसार क्रम 1 से 3, 1 से 3, पहले से तीसरे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मतलब 3 कार्यकाल पूरे किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल या सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 ये चौथे नंबर पर बने थे, चौथे नंबर पर बने थे। और व्यक्तिगत रूप से कौन से राष्ट्रपति थे? दूसरे। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक।
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ये तीसरे थे, तीसरे नंबर के व्यक्तिगत रूप से तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक, वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक जो डॉक्टर जाकिर हुसैन से जो प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वराहगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी जिसे बोलते हैं, वीवी गिरी, ये आए 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 कार्यवाहक रहे। तो इनको क्रम में, कार्यकाल के क्रम में नहीं गिना जाएगा, देखिए नहीं गिना गया है। तो पांचवें थे, पद के अनुसार पांचवें थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक बने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। 24 अगस्त 1969 न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक बने। ये थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969, 24 अगस्त 1969। वीवी गिरी जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वरा वेंकटगिरी, वीवी गिरी पूर्ण रूप से या जीत कर राष्ट्रपति बने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक वीवी गिरी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। और ये व्यक्तिगत रूप से चौथे राष्ट्रपति बने, कौन? वराहगिरी वेंकटगिरी। और पद पर रहने वाले कौन से थे? छठे। उसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक 7वां राष्ट्रपति और व्यक्तिगत रूप से 5वां। इसी की वजह से देश के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा था, कौन सा? जो आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वही। सिर्फ इंदिरा गांधी ने फोन किया था और फोन करते ही इसने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, हस्ताक्षर कर दिए थे आपातकाल पर। चलिए बीडी जत्ती, उसके बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक, तो फखरुद्दीन अली अहमद था, इसकी भी मृत्यु हो गई थी पद पर ही। उसके बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक थे ये भी। उसके बाद चुनाव हुए, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने। ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे और व्यक्तिगत रूप से 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 1987, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 9वें राष्ट्रपति बने, 7वें व्यक्तिगत रूप से। उसके बाद आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र पहले सिख राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह, और इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। किस पर किया था? शायद कोई डाक विधेयक आया था, उस पर किया था ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, ये 10वें नंबर पे थे और 8वें थे व्यक्तिगत रूप से आर वेंकटरमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 11वें नंबर के। के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 2002, 25 जुलाई 2002 12वें नंबर के। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 13वें नंबर के राष्ट्रपति। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एकमात्र महिला राष्ट्रपति को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 14वें नंबर की राष्ट्रपति। उसके बाद आए प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, 25 जुलाई 2017 तक 15वें नंबर के राष्ट्रपति। उसके बाद आए हमारे रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017,
25 जुलाई 2017 और इनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 25 जुलाई 17 और 5 22 2022। अब की बार अब अगले महीने शायद, हाँ, जून जुलाई अगले महीने में खत्म हो जाएगा, चुनाव होंगे राष्ट्रपति के 25 जुलाई 2017 से 22 में। ये है 16वें नंबर के राष्ट्रपति। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 14वें नंबर के। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के? 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद, और पद के रूप में 16वें नंबर के। चलिए तो एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले राष्ट्रपति। उसके बाद बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 में चौथे नंबर के कालक्रम के अनुसार, चौथे नंबर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कालक्रम के अनुसार 3 नंबर, 1 से 3 नंबर के क्रम में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, और चौथे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और व्यक्तिगत रूप से दूसरे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, और यह 1967 से 1969 तक कार्यकाल पर मृत्यु हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वरा वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कितने, कब से? 1969 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। इन्होंने भी फिर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बना, और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। उसके बाद चुनाव हुए, और वरा वेंकटगिरी वीवी गिरी राष्ट्रपति बने 1969 से 1974 तक। वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, और यह कार्यकाल के अनुसार कौन से? छठे राष्ट्रपति बने। कौन? वीवी गिरी, और व्यक्तिगत रूप से चौथे राष्ट्रपति। चलिए अब आया डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये 1974 से 1977 तक, 1974 से 1977 तक रहा। उसके बाद जो आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो इसी के समय लगाया था, फखरुद्दीन अली अहमद के समय। चलिए बिड्डी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन के बाद 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। उसके बाद आए नीलम संजीव रेड्डी, चुनाव जीतकर 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। तब से लेकर 25 जुलाई, नीलम संजीव रेड्डी से लेकर 25 जुलाई से अभी तक 25 जुलाई ही चल रहा है। तो सही फिक्स होता है कि 25 जुलाई से 25 जुलाई, बिल्कुल जिस दिन शपथ लिए पद ग्रहण किया है उसी दिन तक 5 साल काउंट किए जाते हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987, आर वेंकटरमन 1980 से 1992, फिर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, के आर नारायणन 1997 से 2002, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक वर्तमान में 25 जुलाई 2022 तक। कौन? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद कार्यकाल के अनुसार कौन से नंबर के हैं? 16वें राष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? रामनाथ कोविंद। तो भाई इनको 1-2 बार देख लियो, याद हो जाएंगे, और याद करने जरूरी है, कर लियो, फायदा हो जाएगा कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। क्षमा दंड से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, दंड से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, ये शक्ति है क्षमा में। लघुकरण दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, दंड के स्वरूप को बदल सकता है। जैसे कि भाई किसी को मृत्यु दंड दे रखा है तो उसको उम्र कैद की सजा दे दी या कुछ कम कर दी सजा, ऐसे कुछ। परिहार दंड की अवधि को कम करना, दंड की अवधि को कम कर सकता है परिहार द्वारा। विराम सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, तो सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना विराम के जो राष्ट्रपति की शक्ति है, विराम उसके अंतर्गत आता है, सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। परविलंबन में दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। जो मृत्यु दंड है, परविलंबन में क्या है? दंड या मृत्यु दंड, विशेषतः मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना, ये है राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां।
आंतरिक वीटो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी राय सुरक्षित रख सकता है, यह है आंतरिक वीटो। निलंबन वीटो विधायक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो यह है निलंबन वीटो, कौन सी? विधेयक को आपत्तियों सहित, कि भाई इसमें यह आपत्ति जताकर सुधार के लिए संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। और पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, यह है जेबी वीटो। मतलब कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, और ऐसा तभी होता है जब सरकार में और राष्ट्रपति में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं देगा, उसे अपने पास ही रख लेगा, वापस ही नहीं भेजेगा। तो यह है जेबी वीटो, और सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें। निलंबन वीटो में वापस भेज दिया विधेयक को राष्ट्रपति ने, तो अगर फिर से वापस आए विधेयक तो राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता, उसे जो है आज्ञा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए बाध्य है राष्ट्रपति। चलिए अब देखते हैं भाई महत्वपूर्ण तथ्य, सारे महत्वपूर्ण हैं भाई। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है, पढ़ चुके। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये भी पढ़ सके हम। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का और उस पर प्रशासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इससे पहले दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं थे राष्ट्रपति के में। तो 17वां संविधान संशोधन 1992 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए पद रिक्ति के तिथि से 6 माह के भीतर। तो 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है CJI वो संभालेगा। अगर वो भी ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा दृष्टि से चलिए देखते हैं। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र CJI कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 कब संभाला था? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी कौन थे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति ने भी त्याग पत्र दे दिया था, वीवी गिरी ने भी। उसके बाद जो CJI थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ध्यान रखिएगा। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर। तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर। किसमें दिया गया ये? अनुच्छेद 110। और बजट राष्ट्रीय वित्तीय विवरण किसमें है? अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, हाँ भाई क्या चल रहा है देश में, सब ठीक ठाक। तो ये है अनुच्छेद 78 में। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो महाभियोग की कार्यवाही है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग की कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसमें है महाभियोग? अनुच्छेद 61 में। चलिए, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों
आज राष्ट्रपति पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे न्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। अगर आज पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कहोगे कि पका रहा है, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज राष्ट्रपति को याद कर लो, कल करेंगे महाधिवक्ता, न्यायवादी और सीएजी। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।